हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को देख लेते हैं। इसका बस एक क्लास पहले दिया गया था। आज का क्लास नंबर 2 होने वाला है। दोनों क्लास को अगर आप देखेंगे तो महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया बुक है वह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका और भी अगर आपको क्लास देखना हो तो आप प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, सारा क्लास इसका आपको मिल जाएगा। आज के इस क्लास में 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या क्या थी उसे देखेंगे, समझेंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वीडियो को लाइक वगैरह कर ही दें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। यह तो आप जानते ही होंगे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार सही जवाब है। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है, आपको बिंबिसार बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक नाम था, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, कौन सा? अस्मक। कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद में मगध पर मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका कौन सा राजवंश था? तो मौर्य था वह। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बना ली थी? तो ये ना उदयन ने बनाया था। किसने? उदयन ने बनाया था। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर उज्जैन बताना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक का नाम? घनानंद बताइएगा, उन्हीं का शासन था। जब सिकंदर आक्रमण किया था ना, उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का जो शासक था वह कौन था? उसका नाम है घनानंद। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य है उसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक। जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने किया था। किसने? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्ध चंद्राकार है। प्राचीन स्थान जो श्रावस्ती का नगर विन्यास है किस आकृति का है? तो अर्ध चंद्राकार आपको बताना होगा। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो वह अजातशत्रु था, ध्यान रखिएगा। मगध का वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था अजातशत्रु। उसने कहिए कि सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने फिर उसकी भी हत्या कर दी। किसकी? अजातशत्रु की। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो वह नदी था झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापनंद को कहा जाता है। कह रहे किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो वह है महापनंद। 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से एक सवाल कम से कम पूछा ही जाता है। अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी जो मुंगेर में था। मगध जिसका गिरिव्रज यानी कि राजगृह में नाम था। मल्ल कुशिनारा कहिए, पावापुरी कहिए, देवरिया उत्तर गोरखपुर में। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल का था श्रावस्ती कहिए, अयोध्या कहिए, फैजाबाद में। स्क्रीनशॉट इसका आप जरूर ले लीजिएगा। पांचाल का उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल का पूछा जाए तो काम्पिल्य था उसका राजधानी। कुरु का था इंद्रप्रस्थ। वज्जी का था विदेह कहिए या फिर मिथिला कहिए, विदेह और मिथिला दोनों था इसका वज्जी का। मत्स्य का था विराटनगर और वत्स का था कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चेदी का अगर पूछेगा तो सौत्यवती बताएंगे। अश्मक का पूछेगा पोतन कहिएगा या फिर पोटली, दोनों एक ही है। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती उज्जैन में एवं दक्षिणी अवंती माहिष्मती, सही जवाब है। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में था। कंबोज का हो जाएगा हाटक जो कि राजपुर में यानी कि कश्मीर में आपको बताना होगा। कह रहा है
वज्जी, साथ ही साथ मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। पूछा जाए कहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी तो वज्जी और मल्ल में आपको बताना होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक बताएंगे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम आपको अवंतिका बताना होगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर? तो बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से किया था? तो घनानंद सही जवाब है। कह रहा है कि ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से किया? तो घनानंद का आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है कि सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक का विवरण अरिस्टोबुलस था। 327 से 326 ईसा पूर्व तक रहा था। युद्ध का इतिहास पता चलता है। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। आनोसेक्रिटस जो है 327 से 326 सेम इसका भी समय रहा था और सिकंदर की जीवनी के लिए ये जहाजी बेड़े का चालक था। रियाकस था, सेम समय में रहा था 327 से 326 ईसा पूर्व। एस्ट्रेबो व एरियन विवरण, यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध ग्रंथ था, उस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो था और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र था, इसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। यहीं से जानकारी मिलती है। अब मौर्य साम्राज्य को देख लीजिए। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है जिसमें कि मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र में था। कौन सा? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। मैकियावेली का फेमस जो ग्रंथ है द प्रिंस, यहाँ पहले याद रखिएगा, और इसके ही बराबर तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको भारतीय राजा ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा सही जवाब। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने किया था। सेंड्रोकोट्स, जिसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी आपने देखा था, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का अगर उल्लेख पूछे किसने किया है? जस्टिन ने किया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसे? तो मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। जिसने जीता?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ यानी कि अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अब यहाँ पर पूछा जाता है ना, मौर्य काल में कौन से पद पे क्या थे, कौन सा काम किसको करना होता है, मंत्री या पुरोहित? प्रधानमंत्री तथा मुख्य धर्माधिकारी होते थे। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, मुख्य धर्माधिकारी हुआ करते थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, राजकोषीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कि कोषाध्यक्ष होता था। कौन? सन्निधाता। समाहर्ता में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आता था। वित्त मंत्री का यह संग्राहक होता था। ठीक। मंत्री परिषदाध्यक्ष में मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्टा अगर पूछे किसे कहा जाता था? प्रदेष्टा, तो ये फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर होते थे। कौन? प्रदेष्टा। व्यवहारिक अगर पूछे, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। व्यवहारिक। नायक में सेना का संचालन, नगर रक्षा का जो अध्यक्ष है वो होते थे। कौन? नायक। सेनापति में सेनाध्यक्ष होते थे। सेनाध्यक्ष को कहा जाता था सर्वोच्च सैन्य कमांडर होते थे सेनापति। अंतर्वर्षिक, सम्राट का ये अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। कौन? अंतवर्षिक। कर्मांतिक में उद्योग धंधा और कारखाने का प्रधान कहिए या फिर निरीक्षक कहिए या फिर अध्यक्ष कहिए होते थे। कौन? कर्मांतिक। प्रशास्ता, प्रशास्ता जो है ना, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने का काम करते थे। दंडपाल कौन होते थे? सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे दंडपाल। दुर्गपाल होते थे कौन? देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक को कहा जाता था दुर्गपाल। अंतपाल पूछे, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होते थे। कौन? अंतपाल। आठविक अगर पूछे तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? आठविक। दौवारिक अगर पूछे तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी को कहते थे। नागरिक पूछे तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? माप तौल करने का होता था। अगर पौतवाध्यक्ष पूछेगा तो माप तौल करने वाले होते थे। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो यह ना रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से था। ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो मगध साम्राज्य में रज्जुक न मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को कहते थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थरों की पट्टियों पर से किया गया है ब्राह्मी लिपि का पहले पहचान। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। यह कहाँ पर है? पेशावर, पाकिस्तान में है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ पर है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत। देखिए, अशोक के अभिलेख के खोजकर्ताओं का नाम दिया हुआ है। धौली अभिलेख की खोज किए हैं किट्टो ने 1837 में। भाभरू शिलालेख का कैप्टन बर्ट ने किया था 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज अगर पूछे तो हैरिंगटन ने 1785 में किया था। साथ ही साथ दिल्ली टोपरा का पूछे कैप्टन पोलियर ने 1785 में किया था। ठीक है।
दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख अगर पूछे तो पैट्रे टिपेंथेलर ने 1750 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धौली अभिलेख की खोज किसने किया? आपको यहाँ पे बताना होगा, किट्टो ने किया था। कब? 1837 में किया था। ठीक। भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1840 में। बराबर और नागार्जुनी गुफा की खोज हैरिंगटन ने किया था। कब किया था? 1785 में। दिल्ली टोपरा अगर पूछेगा कि शिलालेख का खोज कब और किसने, तो 1785 में कैप्टन पॉलियर ने किया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 में की गई थी पैट्रे टिपेंथेलर के द्वारा। मानसेहरा की खोज 1889 में किया गया था कैप्टन ले के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन ले के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। कालसी शिलालेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। रुक्मिन देई का खोज अगर पूछेगा तो 1896 में फेहरर के द्वारा। जौगर अभिलेख की खोज 1850 में हुआ था। किसके द्वारा? सर वाल्टर इलियट के द्वारा। गिरनार शिलालेख का खोज 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा हुआ। शहबाजगढ़ी की खोज 1836 में की गई थी। एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, उन्होंने ही किया था। रिपीट करते हैं इसे भी। मानसेहरा की खोज 1889 में कैप्टन ले ने किया। कालसी शिलालेख का खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने किया। रुक्मिन देई की खोज 1896 में हुआ था, फेहरर ने किया था। जौगर अभिलेख की खोज 1850 में हुआ था और सर वाल्टर इलियट ने किया। गिरनार शिलालेख की खोज 1822 में हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा। शहबाजगढ़ी की खोज हुआ था 1836 में, एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज टी.एस. बर्ट ने 1834 में। मास्की अभिलेख का खोज 1915 में बीडन ने। निगाली सागर की खोज अगर पूछे 1895 में फेहरर ने। रामपुरवा की खोज 1872 में कार्लाइल ने। और सारनाथ स्तंभ अगर पूछेगा वर्ष 1905 में ऑरेल स्टाइन ने किया था। सारनाथ की खोज 1905 में आरएल स्टाइन ने। रामपुरवा की खोज 1872 में हुआ था कार्लाइल के द्वारा। निगाली सागर का 1895 में फेहरर के द्वारा। मास्की का खोज हुआ था वर्ष 1915 में बीडन के द्वारा। और इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज 1834 में की गई थी टी.एस. बर्ट के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका जो प्रमाण है ना, यह देवनाम्पी प्रियदर्शी से मिलता है। मतलब वेदों का प्यारा उपनाम लिए थे, इसी से पता चलता है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका में जो स्थित है अनुराधापुर, यहीं से पता चला था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? वह थे अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ, जो कि राजस्थान में मिला था। कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ, राजस्थान में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस अभिलेख से धर्म महामात्रों के नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह नक्षत्राध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप है, इसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया था।
मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, यह ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो जगह का नाम आपको याद रखना होगा, कालशी। कह रहा है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह है कालशी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत नाम था मेगास्थनीज, भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है। अधिकारी और विभाग के बारे में दिया गया है, इसे जरूर आप याद कर लीजिए और अगर संभव हो याद ना हो तभी ही स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लीजिए। सीताध्यक्ष कौन थे? कृषि विभाग के अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष होते थे खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होते थे मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष अगर पूछे तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीताध्यक्ष में कृषि विभाग के अध्यक्ष आते थे। अकाराध्यक्ष में खानों के अध्यक्ष आते थे। लक्षणाध्यक्ष में मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष में व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष में अगर पूछेगा तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष पूछेगा तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष आपको बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब यहाँ पर बताइए कि गुप्तचर व्यवस्था का पहला विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन कहाँ पर? अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका में है। मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया इंडिका है, यहीं पर है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो यह जैन धर्म को अपना लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जा रहा है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह था तक्षशिला। कौन सा स्थान है जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह था तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसे आप याद रख लीजिएगा। कह रहे हैं ना, मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भारतीय समाज को कितने 7 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। अशोक का समकालीन नाम है तुर्मय। कहाँ का राजा था? तुर्मय था कहाँ का? मिस्र का राजा। ध्यान रखिएगा, तुर्मय कहाँ का? तो मिस्र का राजा था। ठीक है। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। समझ गए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस थे, इसके साथ राजा अशोक के राजनयिक संबंध थे। ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा है कि संभवतः इसी को तुर्मय भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। ठीक है। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, यहीं पर उल्लेख है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसे याद रख लीजिएगा। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं ना कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ में अशोक की जो रानी है कौरवाकी, इनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में सही जवाब हो जाएगा।
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में सही जवाब हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन सही जवाब है। कह रहा है कि अशोक के अभिलेख से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन सही जवाब हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम? बृहद्रथ आपको बताना होगा। अंतिम मौर्य सम्राट थे। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह ना रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से होता है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया, वह कहाँ का शासक था? सीरिया का, बेबीलोन का शासक था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, कहाँ का शासक था? तो वह न सीरिया यानी कि बेबीलोन का शासक आपको बताना है। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? दशरथ ने किया था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने किया था? दशरथ ने किया था। अशोक की उपाधि का स्रोत मतलब कहाँ से मिला है समझिए। अशोक नाम पता चलता है कहाँ से? मास्की लघु शिलालेख से। देवा नाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से पता चलता है। अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख से पता चला। प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख से पता चला। प्रियदर्शी राजा यह पता चलता है कंधार विरह जो शिलालेख है यहीं से, दीपवंश और महावंश से। अशोक वर्धन पता चलता है पुराण से। राजा अशोक पता चलता है नेट्टुर लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनामप्रिय ये उद्गोलन लघु शिलालेख से पता चला है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान कर दिया था? कौटिल्य ने किया था। ठीक है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से हुई है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? या ना चंद्रगुप्त मौर्य के थे, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? तो बैक्ट्रियन शासकों का हो गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य सिक्कों का परीक्षण करना होता था। किसका? रूपदर्शक का। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार था जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल की मुद्रा के बारे में समझते हैं। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं, पन, अर्धपन, तीसरा था पाद, चौथा था अष्टभाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार थे, माशक, अर्धमाशक, काकनी और अर्ध काकनी। अब यहाँ पर मौर्योत्तर काल को देखते हैं, समझते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा
वेंकटक नामक नगर की स्थापना की थी। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है, ध्यान रखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, शक संवत प्रारंभ हुआ था जब, ठीक है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पांचाओ ने किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की सीमा भारत के बाहर तक भी फैली हुई थी। शक संवत आपने देखा था अभी। अब देखिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा चेदी वंश के। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए फेमस था, ठीक है। अफगानिस्तान में जो बामियान है। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक का मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविष्क ने चलाए। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। योधेय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। योधेय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय, आपको बताना होगा। भारतीय और यूनानी यानी कि जिसे आप ग्रीक कला कहते हो, इस शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? चरक, सही जवाब होगा। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था कनिष्क। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई जिसका अंत भी हत्या के ही द्वारा हुआ था? तो वह वंश था शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? ये ना मिनांडर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी जो थे उसे आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार इसे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक करके आप इसे खुद से एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं गुप्त काल पर। यहाँ से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं या फिर इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपको पकड़ नहीं हो, क्लास को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार में देखने पर जितना समझ आता है ना, दोबारा अगर क्लास को देखेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहीं भी क्लास वगैरह देखते हैं, कुछ भी अगर पढ़ते भी हैं तो सेम यही काम आपको करना चाहिए। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त युग हो जाएगा, सही जवाब गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से 550 ईस्वी तक किया था। किसने? गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त राजवंश का पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता? गुप्त काल की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम
गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण कर ली थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था गुप्त संवत की स्थापना। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। कह रहे किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति आपको यहाँ पर बताना होगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हो, यहाँ से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, इसी की स्मृति में बनाया गया है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख जो उपाधियां हैं, कौन से राजा ने कौन सी उपाधि धारण की, यहाँ से आपको पता है कि एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यह याद कर लें आप, अच्छा रहेगा। श्रीगुप्त की उपाधि, श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि, समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि, चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि, स्कंदगुप्त ने शक्रदित्य और शक्रुपम की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, फिर से देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक, श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि, और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और शक्रुपम की उपाधि धारण की थी। अब जो गुप्त काल में अधिकारी हुआ करते थे, समझिए, महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे। रण भंडागारिक जो होते थे, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी हुआ करते थे। महासंधि विग्राहक युद्ध और शांति के प्रधान हुआ करते थे। महाभंडारा अधिकृत जो है राजकोषीय कोष का प्रधान होते थे। महाअक्ष पटलिक जो है अभिलेख विभाग का प्रधान, सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, महाप्रतिहार जो है राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ध्रुवाधिकरण जो है भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, अग्रहारिक जो है दान विभाग का प्रधान, महाबलाधिकृत जो है सेना का सेनापति यानी कि सर्वोच्च अधिकारी, महादंडनायक जो है वो न्यायाधीश हुआ करते थे। दंड पाशिक अगर पूछे तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक पूछे तो शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत सही जवाब है। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक आपको यहाँ पर बताना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। उसी के दरबार में 9 रत्न का एक समूह रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में एक समूह नवरत्न रहता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य में कितना अंतर है? 242 वर्ष का अंतर है। शक और गुप्त संवत के मध्य में कितना? 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को
क्या नाम दिया गया था? यहाँ पे आपको बताना होगा, रूपक नाम दिया गया था। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो तंतुवाय आपको यहाँ पर सही जवाब बताना होगा। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ सही जवाब है। गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण जो किया गया था, क्षेत्र जो होता था वह खेती करने वाला भूमि होता था। वास्तु के मतलब निवास करने योग्य भूमि होता था। खिल खिल कहते थे जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी। अपरहत जंगली भूमि को। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को कहते थे। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो वह थे प्रवर सेन प्रथम। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है कायस्थ शब्द का उल्लेख। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिठूर यानी कि कानपुर में है। ईंट से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है यह, ठीक है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। उसे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझिए। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी सही जवाब हो जाएगा। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंच गया था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसे चतुरंग कहा जाता था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होता था? ताम्रलिप्ति सही जवाब हो जाएगा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान सही जवाब हो जाएगा। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य जो है ना, वो एरन से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेख अगर पूछे तो साक्ष्य जो है एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का किया जाता था। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त सही जवाब है। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता की गुफाओं में। विशाखदत्त कृत जो मतलब विशाखदत्त के द्वारा जो रचित नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें मिलता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना, उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। कह रहे हैं ना, विशाखदत्त कृत मतलब विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया जो देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपने बड़े भाई, नाम था रामगुप्त, उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी कि मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त के सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत भाषा सही जवाब हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा जाता है? तो इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसी वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी कहा गया था। किस अभिलेख से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? प्रयाग अभिलेख सही जवाब हो जाएगा।
उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी, इसको क्या कहा जाता था? इसको निगम कहते थे। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान को कहते थे अग्रहार। विदिशा के पास उदयगिरी यानी कि बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश का नाम? तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुआ था और विंध्य शक्ति के द्वारा यह किया गया था। नाग राजवंश की अगर पूछे 305 में हुई थी। यहाँ पे आपको भवभाव बताना होता है, ठीक है। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी में इंद्रदत्त के द्वारा। हून राजवंश 500 ईस्वी तोरमान के द्वारा। सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी में देववर्मन के। विष्णु कुंडिल राजवंश 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र प्रथम के द्वारा। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में हुआ था अच्युत के द्वारा और फिर से दूसरा 350 ईस्वी में शंकर वर्मन के द्वारा किया गया था माथुर राजवंश का। उसी तरह वाकाटक राजवंश का 255 में जो हुआ था विंध्य शक्ति ने और 330 में जो है सर्वसेन ने स्थापना इसके किए थे। अब गुप्तोत्तर काल को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने? नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट किदंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। कब? गुप्तोत्तर काल में। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। ध्यान रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कुषाण काल के शासन में हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? बीदक भागम कहते थे। प्राचीन काल में अगर पूछेगा सिंचाई कर को क्या कहते थे तो बीदक भागम कहते थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी इस तरह से हैं। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी हुआ करता था। सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत कहिए या महाराज कहिए नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहों के यंत्र कहिए या फिर कहिए उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। पुराण के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को बताइएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक का रहा था? तो हर्ष का शासनकाल 606 से 641 ईस्वी तक चला था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर? तो कन्नौज हस्तांतरित कर दिया था। कविवान भट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? रोक दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। ह्वेन-सांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के समय में आया था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है? सातवाहन काल से भारत में नारियल की खेती की शुरुआत हुई है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
रेशम के लिए किया गया है कौशे शब्द का प्रयोग। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? कन्नौज में। वेन्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा हुआ करता था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में हुआ करता था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय बताइएगा। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? वेन्सांग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चीनी यात्री जो इत्सिंग है, इन्होंने बिहार का भ्रमण किस समय पर किया था? 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष को, किसे? हर्ष को। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला का नाम बख्तियार खिलजी है। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में हुआ था। चीन में दूत भेजने वाले शासक का नाम? हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश को, नरसिंह द्वितीय जो है पल्लव वंश, यशोवर्मन जो है कन्नौज नरेश, और जो कलोत्तुंग प्रथम है यह चोल वंश हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मौर्यों के द्वारा जो निर्मित है सुदर्शन झील काठियावाड़ के बारे में, काठियावाड़ में जो उसके बारे में कहा जा रहा है, इसके जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। खजुराहो का मांतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है खजुराहो का मांतंगेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कन्हेरी यानी कि महाराष्ट्र में है। पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? ये भावनगर में है, ध्यान रखेंगे। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? वह गुफा है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है ना त्रिमूर्ति के नाम से फेमस है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण पूछे तो चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। 950 से 1050 के बीच में हुआ था। खजुराहो का जो मंदिर है ना, हिंदू और जैन से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था, यह ध्यान रखिएगा। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा का अगर पूछेगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल के काठमांडू, आपको ध्यान रखना हो, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता जो है महाराष्ट्र का, यह सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। एलोरा गुफा जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कौन सा? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल। ठीक है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर को, एलोरा के कैलाश मंदिर को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासक को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है, ध्यान रखें। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में है, सही जवाब हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ जो है ना, यह ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? गोपुरम ना तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन हुआ करता था।
ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। कौन सा? उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण, महाबलीपुरम मंदिर जो है ना, यह बनाया गया था किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य में स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच में था तक्षशिला। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल नाम है शून्यगिरी, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही जवाब मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है, शारदा मठ जो कि द्वारका में है, गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा के पुरी में है, वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी में है, इसकी स्थापना की थी किसने? आदि शंकराचार्य ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट, मतलब किसे बताता है, किसे दिखाता है, क्या शो करता है? मंदिर रचना शैली को करता है पंचायतन शब्द। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। राजराज चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? यह ना द्रविड़ शैली का है, ध्यान रखें। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, ध्यान रखेंगे। मंदिर स्थापत्य कला में ना स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिएगा। एरन का जो विष्णु मंदिर है कहाँ पर? एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा में है, सतना जिला मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पे देखिए, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर पूछे, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है, ठीक। फटाफट एक नज़र देख लीजिए। एरन मंदिर मध्य प्रदेश, भूमरा मध्य प्रदेश, सिरपुर छत्तीसगढ़, तिगवा मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश आपको बताना होगा। उसके बाद पिपरिया का विष्णु मंदिर है, सतना जिला मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। कह रहा है माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवारा का जो जैन मंदिर है ना, राजस्थान के सिरोही जिले में यह स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में यह स्थित है। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को देखते हैं। सवाल देखिएगा तो आपको लगेगा काफ़ी सारा सवाल आपके प्रैक्टिस सेट में मिल रहे होंगे। अब चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। पांड्यराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ध्यान रखेंगे। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल का जो राज्य है ना कहाँ पर? तो कोरोमंडल तट जो है और जो दक्कन का कुछ भाग है यहीं पर था। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल वंश में किया जाता था। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था।
संगम कालीन जो प्रमुख साहित्य है समझिए, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तिरुकुल्लुर या करूल जो है यह ना तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया है। अहनानूर जो है रुद्र शर्मन के द्वारा। तोल्काप्पियम जो है तोलक्काप्पियर के द्वारा। जीवक चिंतामणि चिरुत्तुकदेवर के द्वारा। शिलप्पाधिकारम जो है इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है। मणिमैखले शीतले सत्रनार के द्वारा। मरुगरपादे नक्कीरर के द्वारा लिखा गया है। जितना नाम आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अजूबा लग रहा होगा उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक को देखिए। चोल वंश की राजधानी, ऐसे नहीं ऐसे देखेंगे। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, राजधानी कहाँ थी? तंजौर थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतेदुर्ग, मान्यखेत इसकी राजधानी थी। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र इसकी राजधानी। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम, अमकोंड यहाँ के क्या थे? राजधानी यहाँ की थी, इनकी थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे और कुबलाल व तलकार इसकी राजधानी हुआ करते थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, मुंगेर थी राजधानी। सेन वंश के शासक थे, स्थापनाकर्ता थे सामंत सेन, लखनऊती इसकी राजधानी थी। पांड वंश के संस्थापक थे नैडियोन, मैदुरे इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित हुआ था, कन्नौज राजधानी थी। चालुक्य यहाँ पर 3 आप ध्यान रखिएगा। एक है कल्याणी के तैलप द्वितीय थे संस्थापक। चालुक्य बादामी पूछेगा, जयसिंह प्रथम थे संस्थापक। और चालुक्य व्यंगी पूछेगा तब आपको विष्णुवर्धन बताना होगा, इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत कही है, कल्याण कही है यहाँ पर। जयसिंह प्रथम ने वातापी और विष्णुवर्धन ने बैंगी को अपनी राजधानी बना लिए थे। गहरवाल वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज, अनिलवार राजधानी थी। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, धारा नगरी राजधानी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल और राजधानी त्रिपुरी बताना होता है। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, अजमेर या फिर अहिछत्र इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश के जो शासक है वो संस्थापक है वो नुन्नुक थे और खुजराहो और जो महोबा है उसकी राजधानी थी। यह अगर याद हो अच्छी बात है, नहीं 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिए। एक सवाल आप यहाँ पर सही कर लेंगे अगर इसे आप याद कर लेंगे तो। मीनाक्षी मंदिर है कहाँ? मदुरै में। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेख में है? उत्तर मेरूर में है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। नौसेना जो शक्ति है इसके विस्तार से संबंधित ये रहे हैं। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब का नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन जैसे कुरुल था किस भाषा में रचित है? तमिल में है यह। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर? वनवासी आपको बताना होगा, कदम्ब की वनवासी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कदम्ब राज्य का जो स्थापना है मयूर शर्मन ने किया। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये ना कुलोत्तुंग प्रथम ने किया था, ध्यान रखिएगा। बताइए कि अगर आपसे यह पूछे
कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान किया, तो बताइएगा कुलोत्तुंग प्रथम। और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किसने किया, तो यहाँ पे भी आपको बताना होगा कुलोत्तुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध है किनके मध्य में हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया, उसके लिए आपको अरिकामेडु बताना होगा। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी, यानी कि कन्नगी जो है वह कौन थे, तो वह कौन थे, तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका, बताइएगा। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था, ठीक है, जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, यानी कि पत्नी की जो पूजा या फिर कन्नगी पूजा का ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो मणिमेखले आपको बताना है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था, पांड्य सही जवाब है। तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलक्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। कह रहे किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा गया था, वेंगी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे, पंपा, पोन्ना और रन्ना, बताइएगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन, पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था, करिकाल आपको बताना होगा। भारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे, तो पेरुंदेवनार सही जवाब हो जाएगा। भारत के सबसे पहले तमिल अनुवादक थे। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महाकाव्य नाम है कुरल, कुरल के लेखक कौन हैं, तो तिरुवल्लुर आपको बताना होगा। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था, शैव आपको बताना पड़ेगा, क्या बताइएगा, शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है, 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक आपको बताना यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। संगम काल में ना वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। कराई भू राजस्व लगान का ये जो उपज का 1/6 भाग था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत यही कराई हुआ करता था। फिर था इराई। इराई ना सामंत के द्वारा लिया जाने वाला कर था। युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इराऊ पूछेगा जबरन लिए जाने वाला उपहार था। उल्गू पूछे, संगम पूछे। सीमा शुल्क व मार्ग कर था। राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कदमई कहिए या पाडुवडू कहिए, राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली भूमाप इकाई हुआ करते थे। कलम जो है ना अनाज के तौल की इकाई हुआ करते थे। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयोग होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद से रखते हैं। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम हुआ करता था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहते थे। संगम युग में चोल राज की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? ये ना करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन कहा जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्तिपाले के रचयिता रुद्रनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल को सही जवाब है। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है तो वह है परिपादल। संगमकालीन तमिल साहित्य कौन सा है? परिपादल नाम है, जिसमें कि
भक्त प्रहलाद के बारे में पता चलता है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने करवाई थी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्राचीन साहित्य एवं इतिहासकार को देखते हैं। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता का नाम जीमूत वाहन बताइएगा। देखिए जो जो अभी आप देख रहे हो ना, यह बुक के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल को देखिए, प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकार को रट लीजिए अच्छे से। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता जीमूत वाहन है। मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का है। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित की रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज और श्रीवर ने बढ़ाया। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। देखिए पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बुक है। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्र बरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। गणित का जो पुस्तक है लीलावती के लेखक का नाम है भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ठीक है, देखिए कह रहे हैं ना कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे, मतलब किसकी सभा में रहते थे, जाते थे? लक्ष्मण सेन की। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका इसके रचयिता है हर्षवर्धन। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जगनक था। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है विश्वकोशीय ग्रंथ। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्नु नामक रचना राजा मिलिंद, जिसे आप मिनांडर कहते हो, तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? नागसेन सही जवाब है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हन की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने किया? हाल ने किया था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य जाने जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ गुप्त काल की रचनाएं हैं, देखिए। कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम लिखा गया था। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, जो कि फेमस बुक है, याद रखेंगे। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन। सिद्धसेन के द्वारा न्यायावतार। भाष के द्वारा स्वप्नवास वदत्तम, साथ ही साथ चारुदत्तम। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, चरक ने चरक संहिता, आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत, बुद्ध घोष ने विष्णुद्धिमग, असंग के द्वारा योगाचार, भाष के द्वारा उरुभंग, भारवी के द्वारा किरातार्जुनियम, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, वत्स भट्टी के द्वारा रावण वध, चंद्र गोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण, वराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता और पंचतंत्र सिद्धांतिका, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, शूद्रक ने मृक्ष कटिकम पुस्तक का रचना किया है। फिर से एक बार देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से देख लेते हैं। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंचतंत्र सिद्धांतिका, चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण, वत्स भट्टी ने रावण वध,
अमर सिंह ने अमरकोश, भारवी ने किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना की है, भास ने उरुभंग की, असंग ने योगाचार की, बुद्धघोष ने विष्णुधिमग की, आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत की, चरक ने चरक संहिता की, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की, भास ने स्वप्नवास वदतम और चारुदत्तम, सिद्धसेन ने न्यायावतार, दंडी ने 10 कुमार चरित काव्य दर्शन, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, ये सभी रचना की है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं इसे भी। कह रहे कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित हुआ करते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास का नंबर है। आशा करता हूँ प्राचीन भारत का इतिहास क्लास नंबर 1 और 2 के रूप में आपने देखा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आपको बस छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करना है। आप जानते हो लाइक कर देना चाहिए, है ना, फिर भी याद दिला दिया जाता है, काफ़ी लोग भूल वगैरह जाते हैं। लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और भी क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे।